जब जनरल ज़ियाउल हक का जिक्र होगा फिर आप नहीं फिर नहीं बात सुनी जाएगी सर। जनरल ज़ियाउल हक के साथ बात नहीं सुनी जाएगी। आपको एक बयान सुनाऊंगा, आपको एक बयान सुनाऊंगा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा, दिखाइएगा कि उन्होंने आज क्या कहा। हमें लेक्चर देने वाला टोला है, वज़ीर आज़म पे जो उंगलियां उठाता है उनको आंखें नीचे करके हमसे बात करनी चाहिए। घिनौने और खौफनाक मजाक इस कौम से जो करके गए, वो आज इस हुकूमत को इस्लाह का दर्स दे रहे हैं। आप मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हो, जाली अकाउंट्स में इन्वॉल्व हो, रंगे हाथों आप पकड़े जाएं, एक चोरी करें फिर सीना जोरी करें, और हुकूमत को आप प्रेशराइज करने के लिए पार्लियामेंट को यकमाल बनाएं और आप कहेंगे हम बजट पास नहीं होने देंगे। भाई आप कौन होते हैं बजट को रोकने वाले? आपने देखा कि स्पीकर को किस तरह यरगमाल बनाया। ऐसे क्रिमिनल अफराद जो अदालतों में करप्शन केसेस भुगत रहे हैं, उनको विक्ट्री के निशान बना बना के अदालतों में पुलिस प्रोटोकॉल के साथ जो ले जाया जा रहा है, उसकी हौसला शिकनी की जाए। जो आपका स्पीकर रंगे हाथों लॉकर्स के अंदर से, उसके घर के तय खानों से पूरी दुनिया ने देखा क्या क्या निकला, आप उससे तो इस्तीफा नहीं मांगते। जी जुबैर साहब, वो कह रही है आंखें नीची करके बात करें। क्रिमिनल उन्होंने कहा जो पकड़े गए हैं वो विक्ट्री का साइन बनाते हैं। नदीम, एक तो बड़ा मुश्किल है, आपने फिगर्स भी दिखाई सबसे पहले प्रोग्राम शुरू करने कर्जे की, और आपने ये भी कहा कि पीटीआई वालों को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन नदीम अफजल चंद साहब की हिम्मत देखें कि वो कर्जों से ही स्टार्ट किया उन्होंने अपना आर्ग्यूमेंट। मतलब अब इसका कोई इलाज है कि बजाय कि आप खुद अपने कर्जों का जवाब दें और ये सोचें कि इतना बड़ा कर्जा हमने क्यों ले लिया है, आप कह रहे हैं कि इसका हिसाब तो इन्हें देना पड़ेगा। मतलब इसका तो मेरा ख्याल है मैं क्या बात कर सकता हूँ। दूसरी बात, चंद साहब आप कोई 50 दफ़ा मुझे टॉक शोज़ में कह चुके हैं कि हिस्ट्री अगर मुझे पता, मुझे आपके वज़ीर आज़म से तो मैं आई कैन बेट और 99% जो आप जनेजो की और नवाज शरीफ की और ज़ियाउल हक की, मुझे सब हिस्ट्री पता है और माशाल्लाह अच्छी खासी हिस्ट्री पता है, और 47 की भी पता है, उससे पहले की भी पता है। सो मुझे आप ये हमेशा ना लेक्चर दिया करें कि मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूँ तो मुझे हिस्ट्री नहीं पता, पॉलिटिकल हिस्ट्री पाकिस्तान की या इकनॉमिक हिस्ट्री। लेकिन मैं ब्लैक एंड वाइट हम बात कर रहे हैं, और शुरू में मैंने ये कहा था पीटीआई का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, देखें आज हम बात कर रहे हैं कि इस पार्लियामेंट को हम कैसे चला सकते हैं, आज हम बात कर रहे हैं कि मईशत को कैसे करना है। आप हमें चलें कसूरवार ठहरा दें कि जी हमने सन 86 में ये किया था, सन 82 में ये किया था, मान लिया। लेकिन पाकिस्तान के जो 21 करोड़ अवाम हैं वो तो आपसे सुनना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, और इस माहौल को भी और पाकिस्तान की मईशत को आगे लेके जाने के लिए आप क्या कर रहे हैं। सो मैंने अगर ये तजवीज़ पेश की है कि वज़ीर आज़म अगर आके चले कोई ना बनाए ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन, मैं आपकी तजवीज़ से किसी हद तक इत्तेफाक करता हूँ, उसका तरीकाकार बना लेते हैं। सुन लें मेरी तजवीज़ सुन लें। अगर वज़ीर आज़म सामने से आएँ जहाँ से वज़ीर आज़म को आना चाहिए पार्लियामेंट में, और आके सिंपल एक हैंडशेक कर लें, आई मीन इज़ दिस अ वेरी बिग थिंग पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान के 21 करोड़ अवाम की खातिर? मतलब ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि अगर ये भी कमिट करने के लिए हुकूमत तैयार ना हो और फिर कहें कि माहौल बड़ा ख़राब है। और दूसरी बात ये होती है कि जब आप जिस तरह जरदारी साहब हैं, जरदारी साहब अभी मुजरिम नहीं हैं। सो जब हम प्रोडक्शन ऑर्डर की बात करते हैं तो प्रोडक्शन ऑर्डर पाकिस्तान के कानून के तहत ही मांग रहे हैं, और उनको वज़ीर आज़म का कोई हक नहीं बनता कि वज़ीर आज़म इंटरफेयर करके स्पीकर को कहें। अगर आपने माहौल ठीक करना है तो ऑपोजिशन का भी काम होता है, हम अपनी गलती भी मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत की होती है। उसको सबसे ज़्यादा मतलब उनका अपना सेल्फिश रीज़न होता है, क्योंकि उन्होंने हुकूमत के तमाम चीज़ें चलानी है। अगर वो असेंबली इस तरह से यरगमाल रहेगी तो फिर कैसे आगे चलेगा। सो एक बड़ी सिंपल सी तजवीज़ है, उस पर अगर आप अपने वज़ीर आज़म को कहें कि अमल कर लें तो क्या हो जाएगा।